जब राजनीति को बंद एसी कमरे में कैद किया जाने लगा तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मेरे पास कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं था, लेकिन इस देश की परंपरा और इतिहास का ज्ञान जरूर है। भारत माता की। जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे की अगुवाई में हमने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सत्ता की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। इंकलाब, इंकलाब। तब हमें सियासी मैदान में उतरना पड़ा। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। ये तो संभव नहीं था कि किसी राजनीतिक दल का परिक्रमा करें, और न ही ये संभव था कि राजनीति के किसी स्वयंभू ठेकेदार का चरण चूमे। बस जनता के बीच गए, लोगों के आक्रोश को चिंगारी दे दी और दिल्ली ने उस चिंगारी को क्रांति की ज्वाला बना दी। दोनों में फर्क है, एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब आप पंचायत बनाते हैं, जैसे अभी आज आपका एमएलए चोर है, वो पंचायत में सरपंच चोर हो जाता है, सरपंच को आप देते। जनता के पास तो पावर नहीं आई ना। हम मोहल्ला सभा को पावर दे रहे हैं, हम सरपंच को पावर नहीं दे रहे, जनता को पावर दे रहे हैं। दरअसल बदलाव की अकुलाहट बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग को झकझोरती रही। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, मेरा जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ तो मुझे प्यार से लोग कृष्णा कहने लगे। The day I was born, it was a Janmashtami day, 16th August 1968. And तो मेरी दादी जी ने और मेरे दादाजी और जो मेरे दादा का परिवार है, उन लोगों ने कृष्ण कहना चालू कर दिया मुझे। लेकिन मेरा असली नाम अरविंद ही था। मेरे दादाजी एक संपन्न व्यापारी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बेहद सजग थे। मैं पैदा तो अपने गांव में ही हुआ, जन्म के चंद महीनों बाद तक ही गांव में रहा। मेरे पिता गोविंद राम केजरीवाल हिसार में जिंदल ग्रुप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लिहाजा मेरी स्कूल की पढ़ाई लिखाई हिसार में ही हुई। मेरे स्कूल के शिक्षकों और दोस्तों को वो दिन आज भी याद है, जब पढ़ाई के साथ सामाजिक सरोकारों से मेरा नाता जुड़ चुका था। अरविंद एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे और इसी बेंच पे बैठते थे, इसी बेंच पे कोने पे, यहाँ हम लोग साथ बैठते थे। मैं आज सोचता हूँ उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ये मैं अब आज यहाँ बैठा हूँ तो इस कमरे का डायगनली हर एंगल यहाँ फोकस आ रहा है उसका, ये सेंटर पॉइंट लग रहा है। और यहाँ से ब्लैक बोर्ड का फोकस, टीचर का फोकस, बच्चों का, और सेंटर पॉइंट है। तो शायद ये उनको इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मेरे को ऐसा एक आज अंदाज़ा लग रहा है उस चीज़ का। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही होनहार छात्रों में से थे। मुझे कई बार तो हमें लगता था कि ज़रूर निश्चित रूप से ये विद्यार्थी जो है समाज का और परिवार का, कॉलेज का नाम रोशन करेगा, बहुत ऊंचे पद पर होगा। हिसार के दयानंद कॉलेज से ही 1985 में मैंने 12वीं का इम्तिहान फर्स्ट क्लास से पास किया। मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी। पिताजी चाहते थे कि मैं हर जगह इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दूं, लेकिन मुझे आईआईटी में ही पढ़ाई करनी थी। बस आईआईटी का फॉर्म जमा किया, इम्तिहान दिया और सिलेक्शन हो गया। 1985 से 1989 तक आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। Accordingly, I, being the teacher of Arvind Kejriwal, and as I recollect, he was one of the good students and very well-behaved student, feel very happy at his success. इंजीनियरिंग में दिमाग लगता था, लेकिन दिल के किसी कोने में तो सामाजिक बदलाव का दर्शन काम कर रहा था। इसीलिए अव्वल अंकों से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद कभी मेरे दिल ने ये गवाही नहीं दी कि मैं विदेश में जाकर काम करूं, खूब पैसे कमाऊं। आईआईटी में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA was not bad. It was more than 8.5, which was supposed to be a pretty decent one. तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। Lots of my batchmates went abroad for higher studies and for making a career in US.
लेकिन ये कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है। मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब मैं जमशेदपुर में टाटा के शावक नानावती टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने पहुंचा। 1989 में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर मैं टाटा में नौकरी करने चला गया था, 2400 रुपए की पगार पर। 1989 में हम लोग ने टाटा स्टील ज्वाइन किया था ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में, और उस समय पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जैसा कि उस समय यंग एज में होता है, वैसे ही वो भी बहुत ही सहज स्वभाव के थे। जो एक दो खासियत हमारे ध्यान में है, जैसे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। लेकिन टाटा की नौकरी मुझे रास नहीं आई। मैं तो सामाजिक सरोकार वाले विभाग में जाना चाहता था, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। तो मैं टाटा स्टील अथॉरिटीज़ के पास गया, उनका एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। मैंने कहा मुझे आप इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, वी हैव टेकन यू एज एन इंजीनियर, यू हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। सो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मुझे लग गया कि टाटा की इस नौकरी में लंबे वक्त तक बने रहना मुश्किल होगा। मशीन के कलपुर्जे ठीक करने की जगह मैं समाज में फैले भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता था। उसी दौरान मदर टेरेसा से हुई एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी की धारा बदल दी। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था, तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला, एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी भी जब नंबर आया तो मदर टेरेसा शी किस्ड माय हैंड। नौकरी में मन नहीं लगा तो 1990 का साल गुजरते गुजरते टाटा को अलविदा कह दिया। नौकरी छोड़ी तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। एक शानदार नौकरी, घर गाड़ी तड़क भड़क, किसी चीज की कोई कमी नहीं। नौकरी के दौरान ही मसूरी में ट्रेनिंग के वक्त सुनीता से मेरी मुलाकात हुई। वो मुलाकात प्यार में बदली और हमने शादी कर ली। सच तो यह है कि अगर व्यवस्था में बदलाव का अलग मैं जगा पाया तो उसी की बदौलत। आई रियली एडमायर हर। उसने मुझे बहुत झेला एक्चुअली। मैं बड़ा सनकी आदमी हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। जनता पूरी साथ है और जनता ही काम करेगी, इसमें अरविंद अकेले नहीं। मैं इनकम टैक्स विभाग में नौकरी कर रहा था, लेकिन मन नहीं लगा। मैं सर्विस में तो बना रहा, लेकिन उसी दौरान परिवर्तन नामक NGO बनाकर जनसेवा का नया माहौल बनाया। जब हमने शुरू किया NGO परिवर्तन नाम से, ना तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ खुद ही करते थे हम लोग, और बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए उन दिनों में। परिवर्तन नाम शुरू करके हमने सबसे पहले अपने ही डिपार्टमेंट को टारगेट किया, इनकम टैक्स को। हमने ये डिसाइड किया कि इनकम टैक्स में जो जो लोग रिश्वत देते हैं मजबूरी में, उनके काम हम फ्री में कराएंगे। चूंकि मेरा काम इनकम टैक्स विभाग में था, लिहाजा मैंने इश्तिहार देना शुरू किया कि इनकम टैक्स से जुड़ी समस्याओं पर अगर कोई अधिकारी लोगों से घूस मांगता हो तो वो मेरे पास आए। मैंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। थोड़े से पैसे थे, 1 लाख रुपए थे, और बैनर खूब थे बना करने थे। तो रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो। तो रात को खुद पोल्स के ऊपर, बिजली के पोल्स, 3-4 बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है। यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी, पर करते थे। अपनी लड़ाई को छोटे से दायरे से निकालकर बड़ा आयाम देना था। मुझे लोगों की जरूरत थी, सच्चे वॉलंटियर्स की। उस परिवर्तन की वेबसाइट बनाने पे हमने लिखा डू यू वांट टू वॉलंटियर। तो सबसे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन जिसने किया था दैट वाज मनीष सिसोदिया। दैट्स हाउ आई मेट मनीष सिसोदिया। तो पहला वो आया। फिर वो वक्त भी आया जब मैंने 2006 में अपनी नौकरी छोड़ दी। उसी साल सूचना के अधिकार के लिए मुझे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। लेकिन उससे आगे अब लड़ाई भ्रष्टाचार से थी, इसीलिए अन्ना की अगुवाई में हमने नई लड़ाई का शुभारंभ किया। भारत माता की वंदे वंदे।
दिल्ली की झुग्गी झोपड़पट्टियों में कई रातें बिताई, दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष की आग को धधकाए रखा। लेकिन जन लोकपाल के सवाल पर सरकार का रुख या कहें कि राजनीतिक जमात के रवैये ने हमें एहसास दिलाया कि धोखा हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल को लेकर जंतर मंतर पर अनशन किया। इसके बाद उसी साल अगस्त महीने में रामलीला मैदान में अन्ना ने 13 दिनों का अनशन किया। तब संसद ने एक सुर में कहा कि अन्ना की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इधर अनशन खत्म, उधर सरकार अपने वादे भूल गई। तब हमारे पास मैदान में उतरने के अलावा क्या रास्ता बचा था? भाई 800 लोगों के हमने काम करा दिए, लेकिन रिश्वतखोरी तो आज भी बरकरार है, व्यवस्था तो नहीं बदली। जब हम दिल्ली में, तो यही एक चीज़ जो हमें खाई जा रही थी उन दिनों में कि हम परिवर्तन के लोग कब तक, कितने लोगों का काम किस किस डिपार्टमेंट में कराएंगे। जितने लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती थी, हम कितने लोग थे, 4-5 लोग थे, उतने लोगों का काम हो जाता था, उस ऑफिस में हो जाता था। बाकी लोगों का तो सिस्टम नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। फिर जब आरटीआई आया तो आरटीआई से एक उम्मीद बनी, आरटीआई में लग गए हम लोग। फिर लगा आरटीआई भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज आरटीआई में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, जेल कोई नहीं जाता। वो इन्फॉर्मेशन लेके हम क्या करें, कंप्लेन करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन लेके, जी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। फिर लगा कि एक लोकपाल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर लोकपाल का मूवमेंट शुरू हुआ वहाँ से। फिर लोकपाल में लगा कि ये तो सारे चोर हैं, ये तो लोकपाल पास ही नहीं करने वाले, राजनीति बदलनी पड़ेगी। तब ये पॉलिटिकल पार्टी में बदली। हालांकि ये रास्ता बहुत आसान नहीं था। अन्ना के बाद मैंने भी अपने साथियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के साथ अनशन किया था। हर तरफ से थक हार कर 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई और सीधे दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के माथे पर आम आदमी की दस्तक लगा दी। हालांकि इस जीत के बाद मैं और सतर्क रहता हूं कि कहीं मुझ में या मेरी पार्टी के साथियों में अभिमान न आ जाए। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। कभी घमंड मत करना दोस्तों। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि कैसे दिल्ली भ्रष्टाचार से कराह रही है। दिल्ली क्या, पूरे देश का यही हाल है। इसीलिए मैंने चुन चुन कर सत्ता के बड़े बड़े पायों के भ्रष्टाचार पर हमला बोलना शुरू किया। मेरे आरोपों से सरकार तिलमिलाई तो जरूर, लेकिन उसको ये यकीन नहीं था कि आम आदमी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन 8 दिसंबर को दिल्ली के बहाने देश की राजनीतिक तस्वीर थोड़ी बदली है। दिल्ली की जवाबदेही मेरे ऊपर है, काम बहुत है और मुझे लगता है कि समय कम, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूं। जी मैं मानता हूं, मैं तो हमेशा ही कहता हूं जी हम जल्दबाजी में हैं। अगर हम सब लोगों ने, देश के लोगों ने मिलकर जल्दबाजी नहीं की तो ये देश ही नहीं बचेगा।